हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेड अकेडमी। सो बेसिकली आज से करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये करंट अफेयर सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए, हर स्टूडेंट को एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इवन जब आप करंट अफेयर करते हैं तो करंट अफेयर को अगर आप डिटेल में करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टैटिक पार्ट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ों का ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाता है। जैसे आज का मैं करंट अफेयर में कुछ टॉपिक चुना है जिसको मैं कराऊंगा और वो करंट से भी रेलेवेंट होगा और उसके स्टैटिक्स पे भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप एक बात समझेंगे कि द मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, सबका पैटर्न क्या होता है कि इवन अगर उनको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना है या ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछना है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा करंट से रिलेटेड होते हैं। तो एक अगर बहुत समझदार स्टूडेंट होगा तो ये करंट अफेयर को पढ़ते पढ़ते ये आइडिया लगा लेगा कि हिस्ट्री से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आपको लगेगा अच्छा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो पूछा गया उन्होंने, तो एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन को पर्टिकुलरली क्यों पूछा। या तो एक फेवरेट जोन होता है जो हिस्ट्री के होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप करंट अफेयर करें तो डिटेल्स में करें। तो अगर डिटेल्स में करेंगे तो आपका बेसिक स्टैटिक की रिवीजन भी होती रहेगी और बहुत हद तक आप एग्जामिनेशन को प्रिडिक्ट भी कर लेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर की जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर में बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इस पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो है कर्तव्य पथ। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा है ये कर्तव्य पथ। तो मैं आता हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री में जा करके कि यह कर्तव्य पथ एग्जैक्टली है क्या। देखिए, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस तक की जो होती है, जहाँ पे 26 जनवरी को परेड कराया जाती है, 26 जनवरी को जहाँ पे परेड होती है, ये पूरा स्ट्रेच जो है वो 3 किलोमीटर का है। नौ, इससे पहले जब ये कर्तव्य पथ नहीं हुआ करता था, उससे पहले इसका नाम होता था राजपथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे निकल करके आ सकता है कि राजपथ जो है बेसिकली वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक की जो दूरी है, 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसे हम राजपथ बोलते हैं। श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये राजपथ जो है बेसिकली एक कॉलोनियल मतलब है कि औपनिवेशिकता की मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सर्विस के भावना से, कि जो भी लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं वो सर्विस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल कर रहे हैं, ना कि राज करने से, क्योंकि राजपथ का मतलब होता है राज करना। और इस पर्टिकुलर जो ये पूरा कॉरिडोर है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, राइट। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी लोग इसी के आसपास ही उनकी ऑफिसेज हैं, जिसे हम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इतना बात, तो ये करंट अफेयर्स में तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझाऊंगा तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये अपने आप में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो आपको समझना है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ। ये 2019 में स्टार्ट हुआ और अभी चल ही रहा है। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होते जा रही है, जिसकी इनॉग्रेशन या अनावरण हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसको। अब देखिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस होना है। ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। पहली क्या चीज़ें हैं, एक नई पार्लियामेंट बनेगी, संसद भवन, एक नया पार्लियामेंट बनेगा, करेक्ट। अ न्यू पीएम ऑफिस भी होगी, जिसे हम पीएमओ बोलते हैं, एंड हिज रेसिडेंस, और एक पीएम की हाउस भी होगी, करेक्ट। दूसरा, अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस एंड हिज रेसिडेंस, करेक्ट। अ न्यू सेक्रेटेरिएट, होगी, न्यू सेक्रेटेरिएट जहाँ पे सचिव लोग बैठेंगे, जो मेन होगा, करेक्ट। और एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट ऑफ द एंटायर राजपथ कॉरिडोर, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड रेसिडेंसेस। तो इतनी सारी चीज़ें होनी है। अब ये प्रोजेक्ट अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अलग अलग बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या एरिया को रीडेवलप करने के लिए अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट की और करंट अफेयर में इस साल का क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए।
तो ये बेसिकली सेंट्रल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो 2019 में शुरू हुआ था और इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट जो है वो 2600 करोड़ है, राइट, जिसमें ये पूरा सब कुछ बनना है, करेक्ट। अब बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट की, आएंगे कर्तव्य पथ पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम न्यू पार्लियामेंट की बात करते हैं। अभी देखिए रिसेंटली ये ट्रायंगुलर शेप में पार्लियामेंट बन रहा है, ठीक है, और रिसेंटली नेशनल एम्बलम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नेशनल एम्बलम इस पार्लियामेंट के जस्ट छत पे, रूफ पे इनॉग्रेट किया। नेशनल एम्बलम आपको पता है, राष्ट्रीय चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, वही जो लायन पिलर से ली गई हुई है, सारनाथ। तो क्वेश्चन ये आ सकता है हिस्ट्री के अंदर कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, वो अशोका की जो लायन पिलर थी, अशोका की पिलर सारनाथ में, वहाँ से लिया गया है, एक बात। दूसरा, इसमें सत्यमेव जयते जो है लिखा हुआ जो एम्बलम बनी है, या फिर सत्यमेव जयते, ये पर्टिकुलर स्लोगन कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। तो आप देखिएगा हिस्ट्री में ये सब भी क्वेश्चंस बनेंगे, करेक्ट। अशोका से, सारनाथ से लिया गया, करेक्ट। अब कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, खैर उसकी बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे बनाया गया। अब जो नेशनल एम्बलम नया अनावरण हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, वो टोटल 9500 kg की है और किस चीज़ से बनी हुई है, ब्रॉन्ज। तो करंट अफेयर में यह भी आ सकता है कि किस चीज़ से बनी हुई है। इसको सपोर्ट देने के लिए 6500 kg की सिल्वर स्टील की एक सपोर्ट क्रिएट करी गई है, जिसकी वेट 6500, मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर इतने वेट की एम्बलम सिचुएटेड करी गई है। एक तो ये बात। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में टोटल 8 स्टैचूज़ भी बनेंगे ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज़। अभी तो एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं है कि किसका बनेगा, बट देखते हैं, ठीक है। और लोकसभा होगी एंड राज्यसभा भी होगी। लोकसभा पे जो सीट है वो 888 सीट्स की लोकसभा बन रही है, और राज्यसभा जो है वो 384 सीट्स के लिए नहीं बन रही है। जब भी कभी भी जॉइंट सेशन होगा, और आपको पता है कि प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकते हैं अंडर आर्टिकल 108, ये भी आप लिख लीजिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन। जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट कॉल कर सकते हैं जब कभी भी कोई बिल पे क्लैशेस हो या सहमति नहीं बन रही है और जॉइंट सेशन हो उस समय, तो आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। और जॉइंट सेशन जब भी होगी तो उसके लिए एक चेंबर चाहिए। तो जो चेंबर है वो बेसिकली जॉइंट सेशन कहाँ होगा, लोकसभा में होगा, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2884 के अराउंड कैपेसिटी है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। लेकिन फिर भी 888 इज़ एनफ फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, वो लोग इतने में ही हो जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर सीट बढ़ाई जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बनाई गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ निकल करके आएगा वो आएगा, क्योंकि एक ब्रॉन्ज का बहुत खूबसूरत सा आप देखेंगे कि नेशनल एम्बलम बनाया गया है, सारनाथ से जो ली हुई एम्बलम है, और उसके छत पे इंस्टॉल किया हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको करंट अफेयर से, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं पार्लियामेंट पे। जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास ओल्ड पार्लियामेंट ऑलरेडी है, तो जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसे हटाया नहीं जाएगा। ओल्ड पार्लियामेंट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, करेक्ट। ओल्ड पार्लियामेंट, अब ये ओल्ड पार्लियामेंट, इवन अगर मैं ऐसे कहूँ कि ओल्ड पार्लियामेंट कब बना था, तो ये बना था 1928 के अराउंड, लॉर्ड इरविन के समय, जब उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उस समय पे बना। और इसका पूरी तरह से डिज़ाइन किसने किया था, वो थे एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर। अब देखिए ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि पूरा दिल्ली, अगर मैं पूरी सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है, प्रेसिडेंट हाउस हो या पार्लियामेंट हो, सभी चीज़ें, इवन एंटायर दिल्ली की भी बात करें, पुराने ज़माने की दिल्ली की मैं बात करूँ, उसको डिज़ाइन बस इन दोनों लोगों ने किया था, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कब डिज़ाइन हुआ था, लॉर्ड इरविन उस टाइम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि जब पुरानी पार्लियामेंट बनी थी तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे, राइट। किसने इसको डिज़ाइन किया, तो एडविन एंड हर्बर्ट बेकर ने किया। क्लियर है। अब ओल्ड पार्लियामेंट की बात तो हो गई, अब हम आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। नाउ कर्तव्य पथ, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कर्तव्य पथ किसका नाम चेंज हो गया, ये राजपथ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि राजपथ 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब ये राजपथ भी पहले नाम नहीं था, इसका नाम था किंग्स वे, करेक्ट। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1911 में। किसके द्वारा, अगेन एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। 1911 में क्यों बनाया गया था, इसलिए क्योंकि जॉर्ज 5 जो किंग ऑफ ब्रिटेन थे वो इंडिया आए थे रॉयल दरबार को अटेंड रॉयल दरबार
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है। जो रॉयल दरबार था वो बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये रॉयल दरबार जो 1911 में हुआ था वो किसने करवाया था? लॉर्ड लिटन, जो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, मेनली वायसराय जो हुआ करते थे, लॉर्ड लिटन ने कराया। और उस समय फेमीन थी, ये भी आप याद रखिएगा। अब जब लॉर्ड लिटन की बात आई तो ये भी याद रखिएगा आपकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया था और इसको हटाया किसने था? लॉर्ड रिपन। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से भी निकलेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों निकल रहे हैं ये क्वेश्चन यहाँ से। करेक्ट। तो जॉर्ज 5 उस समय यहाँ पे आए थे, इसलिए किंग्सवे। अब किंग्सवे का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो एरिया है जहाँ से क्राउन जाते हैं और आते हैं, तो उस एरिया का भी नाम किंग्सवे है। तो इन्हीं के सेम नाम पे हमारे इंडिया में भी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसका नाम क्या रख दिया था? किंग्सवे। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1950 में, तो उसके बाद इसका हिंदी नाम कर दिया गया राजपथ, और जिसको 2022 में मोदी जी ने इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। तो मैंने बताया 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब देखिए यहाँ से एक और करंट अफेयर आपको निकल करके आएगा। देखिए, ठीक है, अब जॉर्ज 5 है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो स्ट्रेच है कर्तव्य पथ का वो 3 किलोमीटर का है। कहाँ से? इंडिया गेट टू, मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। करेक्ट है। अब देखिए इंडिया गेट के पास एक ग्रैंड कैनियन है। वो आप देखेंगे कि ग्रैंड कैनियन का मतलब होता है कि इस तरीके से एक बना हुआ ओपन एरिया, ढका हुआ, जैसे आपको हर जगह दिख जाएगा, जिसके अंदर मूर्ति होती है, स्टैचू लगे होते हैं। करेक्ट। ग्रैंड कैनियन उसे बोला जाता है। और ये ग्रैंड कैनियन पे सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस कि स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। करेक्ट। ये टोटल 78 फीट की स्टैचू है जिसे इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। क्लियर बात। और ये ब्लैक कलर की है, ब्लैक सैंडस्टोन का बनाया हुआ है। करेक्ट। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ब्लैक कलर का सुभाष चंद्र बोस का इंस्टॉल किया कहाँ? ग्रैंड कैनियन। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इससे पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल था। देखिए यहाँ पे क्या था, जो ग्रैंड कैनियन है वहाँ पे किसकी मूर्ति थी? वहाँ पे जॉर्ज 5 की मूर्ति थी। कब? ये भी 1911 में इंस्टॉल्ड कराया गया था, लेकिन 1968 में किंग जॉर्ज 5 की जो स्टैचू थी उसको रिमूव कर दिया गया था। करेक्ट बात, याद रखिएगा। 1911 में जॉर्ज 5 की स्टैचू को ग्रैंड कैनियन में लगाया गया था, जो इंडिया गेट के पास है, जिसे 1968 में रिमूव कर दिया गया था। उस समय से ये पर्टिकुलर एरिया खाली पड़ा था। अभी जाकर के जब कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू का भी अनावरण किया गया। इससे पहले एग्जैक्टली 23 जनवरी 2022 को यहाँ पे होलोग्राफिक सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई थी। एक आप कह सकते हैं टेम्पररी, उस टाइम पे कि जब तक ये बन नहीं जाता स्टैचू तब तक वहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। तो ये सब देखिए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो यहाँ से निकल के आएंगे और सब कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से। ठीक है, क्लियर? ओके। नाउ अब अगर हम बात कर लिए सुभाष चंद्र बोस की तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की। तो यहाँ से आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो इस साल के लिए वेरी रेलेवेंट है। अब आते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जी पे। जब इनको डिस्कस कर रहे हैं तो इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जी का इस बार का न्यूज़ में इसलिए है, दो बातें आपको एक बात याद रखनी है। 23 जैन को क्या डिक्लेयर किया गया है लास्ट ईयर? पराक्रम दिवस। करेक्ट। तो ये भी याद रखिएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और किनको रिप्रेजेंट करते हुए मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इस डेट को सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था 1897। और इस बार ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे करेज डे भी बोले जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे कंफ्यूज नहीं होना है, इसे करेज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सेम बात है, पराक्रम दिवस या करेज डे। 23 जनवरी 1897 को उनका बॉर्न हुआ था। और इस साल आप अगर एग्जैक्टली देखेंगे ये टाइमिंग तो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस जी के, जिनको सेलिब्रेट किया गया था। और वहाँ पे स्टैचू जो है ग्रैंड कैनियन में लगाया गया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो इस वजह से न्यूज़ में है। पहली बात क्लियर है? ओके। जब हम सुभाष चंद्र जी की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बातें और समझनी है जो करंट अफेयर से रिलेटेड। रिसेंटली दिस ईयर ओनली अंडमान निकोबार में इनके नाम पे एक आइलैंड है। सॉरी अंडमान एंड निकोबार पे एक इनके नाम से एक आइलैंड है। उस आइलैंड का बेसिकली नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हिंदी में, राइट? ठीक है। अब ये जो द्वीप है इसको हैंडओवर कर दिया है
इंडियन गवर्नमेंट ने हैंड ओवर द चंद्र बोस द्वीप टू अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब बोलिएगा कि भैया इसका मतलब क्या है। देखिए इससे पहले ये जो पर्टिकुलर आइलैंड था अंडमान निकोबार में, ये अभी तक किसके कंट्रोल में था? इंडियन नेवी के कंट्रोल में था। मतलब कहूँ तो INS जारवा के कंट्रोल में था। कब से? हमारे देश के आज़ादी मिलने के बाद से ये इंडियन नेवी का अब रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट, वहाँ पे टूरिज़्म और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको ये हैंड ओवर कर दिया। तो ये आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये द्वीप कहाँ है, तो आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार में है, क्योंकि इस बार न्यूज़ में है। अब सुभाष चंद्र बोस का जो द्वीप है ये एग्जैक्टली पहले इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप नहीं हुआ करता था, इसका नाम था रॉस आइलैंड। ये भी आपको याद रखना है। अब 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अंडमान निकोबार गए थे और वहाँ पे 3 आइलैंड का नाम को चेंज कर दिया था उन्होंने। तो कौन कौन सा आइलैंड? एक तो रॉस आइलैंड था जिसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा आइलैंड क्या था? नील आइलैंड। करेक्ट। अब नील आइलैंड का नाम रखा गया था शहीद द्वीप। करेक्ट। और एक तीसरा आइलैंड था जिसका नाम चेंज कर दिया गया था हैवलॉक। काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है, इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये 2008 में चेंज करा गया था। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। 125th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, 23 जनवरी को उनको पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट। और स्वराज द्वीप जो है वो बेसिकली हैवलॉक आइलैंड है, और ये आपको याद रखिएगा रॉस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया जिसको हैंडओवर कर दिया। तो ये एटलीस्ट ये वाली जो आइलैंड का नाम है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस बार सुभाष चंद्र जी पे बहुत सारी करंट अफेयर्स ऑलरेडी बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म यहाँ पे हुआ 1919 में। ये ICS इंडियन सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं। करेक्ट। और उसके बाद ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और 1920 में ही रिजाइंड फ्रॉम ICS सर्विस से रिज़ाइन कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में ये रिज़ाइन कर देते हैं और वापस इंडिया चले आते हैं और यहाँ पे आकर के एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 1920 में वो ICS क्रैक करते हैं, 1920 में वो रिज़ाइन कर देते हैं। दूसरी बात, आप देखिए अगर कभी स्टैटिक में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का अधिवेशन या कांग्रेस की जो सेशंस होती थी उसमें, तो उस देखिएगा कहीं ना कहीं जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो देखिएगा इनसे रिलेटेड ज़रूर हो सकता है या फिर दादा भाई नौरोजी से ज़्यादा रिलेटेड होगा कि कब उनकी प्रेसिडेंटशिप पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करूँ, सुभाष चंद्र बोस जी 2 टाइम्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एक 1938 में ही won the presidency of Indian National Congress twice। कब? 1938। इस सेशन का नाम है हरिपुरा सेशन, ये याद रखिएगा। और 1939 में अगेन ये जीत जाते हैं, कहाँ? त्रिपुरी सेशन। अब देखिए ये सेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ही डिफीट करते हैं। ये किसको डिफीट करते हैं? ही डिफीटेड पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया को डिफीट करना अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही वॉज द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय महात्मा गांधी। और इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। मगर कुछ इस टाइम के बाद, 1 से 2 मंथ के बाद, ही रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप। तबीयत खराब होने का या फिर इंटरेस्ट नहीं था तो वो रिज़ाइन कर दिए। क्लियर। और इसके बाद जब वो रिज़ाइन करते हैं वो एक पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। ही फॉर्म द पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 आफ्टर द रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देखिए स्टैटिक भी इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद ये यहाँ से प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन को छोड़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। करेक्ट। और इनका और गांधी जी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस था।
फॉरवर्ड ब्लॉक, क्लियर। और इसके बाद ये अरेस्ट हो जाते हैं, हाउस अरेस्ट। फिर उसके बाद ये अपना भेष बदल करके सबसे पहले कहाँ जाते हैं, अफ़गानिस्तान, पठान का एक रूप धारण करके अफ़गानिस्तान जाते हैं। फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए ये पहुँचते हैं जर्मनी, और जर्मनी में किससे मिलते हैं, हिटलर से, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर्स कंपेनियन, एक कंपेनियन थे उनके, एडोल्फ हिटलर कंपेनियन गेव हिम, दैट मीन्स सुभाष चंद्र बोस गेव हिम द टाइटल ऑफ नेताजी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि नेताजी का टाइटल उनको किसने दिया था, तो एडोल्फ हिटलर के कंपेनियन थे। जब जर्मनी गए थे उनसे मिलने के लिए, तब उन्होंने उनको नेताजी से संबोधित किया था, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आई होप मुझे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं जापान, जापान से पहुँचते हैं सिंगापुर, और उस समय सिंगापुर पे किसका कैप्चर था, जापान का। और यहीं पे सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से वो स्लोगन देते हैं, कौन सा, दिल्ली चलो, करेक्ट। फिर सिंगापुर में ही ज्वाइन करते हैं, ही ज्वाइन आज़ाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। और इनको स्टार्ट किसने किया था, फॉर्म्ड बाय, ये पर्टिकुलर फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह, कहाँ पे, सिंगापुर। ये भी आप याद रखिएगा। कौन कौन लोग थे यहाँ पे, बेसिकली देखिए कहानी क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ जाते हैं। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एक तरफ थी एलाइड पावर्स, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एट्सेट्रा, रशिया, और एक तरफ थी एक्सिस पावर, मतलब जर्मनी, जापान, इटली। ये लोग एक साइड पे थे। तो इनको लगा कि ब्रिटिशर्स को हराना और हमें अपने देश में आज़ादी लाने का तरीका है कि हम एक्सिस पावर की तरफ से लड़े और ब्रिटेन को भारत देश से भगाएं। और यहाँ पे वो इसलिए सिंगापुर जाते हैं, और सिंगापुर में जाते हुए वो इनको ज्वाइन करते हैं जापानीज़ फोर्सेस को। और उसके बाद आज़ाद हिंद की जो मोहन सिंह ने बनाया था उनको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कौन लोग थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ 5000 के अराउंड लोकल लोग और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन थे, जो ब्रिटिश इंडियन थे, देवर द इंडियन सोल्जर्स थे ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ रहे थे, किससे, जापान से। और जापानियों ने इनको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद इन्हीं को मिला करके आज़ाद हिंद फौज बनाया गया था। आ रही है बात समझ। और उसके बाद फिर इनकी ट्रायल होती है 1940, जब जापान हार जाता है तो इनको ट्रायल करने के लिए भारत देश बुलाया जाता है। इन पे सज़ा चलती है, मुकदमा चलती है, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये, मुगल दरबार, रेड फोर्ट पे इनकी ट्रायल होती है, ठीक है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये भी याद रखिएगा। तो जब, और यहाँ से जब वो दिल्ली चलो का नारा देते हैं, और वो दिल्ली चलने के लिए कौन सा रूट अपनाते हैं, वो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानीज़ फोर्सेस के साथ आते हैं। और आपको भी पता है कि जापानीज़ फोर्स अंडमान निकोबार को कैप्चर कर लेती है, ताइवान को कैप्चर करती है, फिर अंडमान को कैप्चर कर लेती है। तब जा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये बात पता चलती है कि ये भी कॉलोनाइजेशन के ही माइंडसेट से, मतलब गुलामी के ही माइंडसेट से टेरिटरी को एक्वायर करते जा रही है। अगर ब्रिटिशर्स हट भी जाएगा तो जापान क्या करेगी, पूरी इंडिया को कैप्चर कर लेगी। और यही डर अमेरिका को भी था और ब्रिटिशर्स को भी था। तभी जल्दी से जा करके इंडिया को आज़ादी दे दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि अगर नहीं दिया जाता तो जापान पूरी तरह से इसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता। इसलिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि आप इंडिया की सपोर्ट के लिए, कि आप हमें वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करें और हम आपको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस, इस पर्टिकुलर जब वॉर ख़त्म होगी तो हम आपको दे देंगे इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी आपको दे देंगे। और यहीं पे पहुंचने के बाद, इसलिए अंडमान निकोबार का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया, उनका एक आइलैंड, क्योंकि जिस आइलैंड पे वो रुके थे, रॉस आइलैंड, उसी का नाम चेंज किया गया, करेक्ट है। अदरवाइज़ करना होता तो इसका नाम स्वराज भी रख सकते थे, लेकिन इस वजह से रखे क्योंकि यहाँ पर ही वो रुके थे, यहीं पर वो रह रहे थे, करेक्ट, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ही उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जापान का हेल्प ले करके बहुत बड़ी गलती करी, और गांधी जी से माफ़ी भी मांगी चिट्ठी लिख करके। और यहीं से जब उन्होंने चिट्ठी लिखा तो उन्होंने महात्मा गांधी को किस चीज़ से संबोधित किया, द फादर ऑफ नेशन। और आप जानिएगा कि फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टैग, उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ठीक है। कब दिया, 1944 के टाइम पे, क्लियर बात है बापू। तो ये बातें भी याद रखिएगा क्योंकि अपने आप में हिस्ट्री का ये सब क्वेश्चंस बन सकता है, क्लियर। अब एक स्टैटिक बता देता हूँ कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करी थी जिसका नाम था स्वराज, ठीक है। तो इतनी बातें अब देखिए करंट अफेयर में सुभाष चंद्र बोस से इतनी बातें आपको निकल करके आएगी। आई होप आपका हिस्ट्री पार्ट भी कवर हो रहा है इस करंट अफेयर के हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्लोली पढ़ा रहा हूँ, जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको फास्ट करके देखना है तो आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो देख सकते हैं, नॉट एन इशू। बट मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ कि एटलीस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम में यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस भी लग जाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट होगी। क्लियर है? अब ये एक न्यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, कर्तव्य पथ, पार्लियामेंट हाउस से चीज़ें। अब जब बात आती है सारनाथ की, जो मैंने बताया, तो सारनाथ इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा। ये सुनो, गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड है, ठीक है, और अशोका से एसोसिएटेड है। अब गौतम बुद्धा सारनाथ से क्यों एसोसिएटेड, तो आपको भी पता है कि गौतम बुद्धा के जीवन में 4 प्लेसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट प्लेस जो थी वो थी लुम्बिनी, कपिलवस्तु, करेक्ट, और ये कहाँ है? नेपाल, जहाँ उनका जन्म होता है। दूसरी प्लेस जो इम्पोर्टेंट है वो है गया, बोध गया, पहले ये कहाँ है? बिहार, करेक्ट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट प्राप्ति होती है, करेक्ट। और उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है उनके जीवन में, यूपी, दैट इज़ सारनाथ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, मतलब पहली बार उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा था किसी से, फर्स्ट सरमन, करेक्ट, दैट मीन्स प्रीच दिया था उन्होंने। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो है कुशीनगर, यूपी, करेक्ट। और ये कहाँ? यहाँ पे उन्होंने, वो उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। इसी को कहा जाता है परिनिर्वाणा, जब वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ सारनाथ से, तो आपको पता चल गया कि नेशनल एम्बलम सारनाथ से लिया गया है। जब गौतम बुद्धा की बात कर रहे हैं तो एक करंट अफेयर गौतम बुद्धा से भी है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट सेंट 4 रेलिक्स। अब रेलिक्स क्या होते हैं? अवशेष भी कह सकते हैं, या उनके इंपॉर्टेंट वस्तुएं, टू उलन बतर, ये कहाँ पे है? मंगोलिया। अब रेलिक्स, देखिए एक बात समझिएगा, जैसे रेलिक्स क्या होती है? उनके कपड़े हो गए, बाल हो गए, जो भी उनसे एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो प्रिजर्व करके रखी जाती है, वो सारी चीज़ें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 4 रेलिक्स को कहाँ भेजा? उलन बतर, मंगोलिया में एक म्यूजियम में भेजा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट मुस्लिम बुद्धिस्ट डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने भारत देश से रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए यहाँ पे जो म्यूजियम का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे गौतम बुद्धा के कुछ अवशेष जो हैं आपके पास रखे हुए हैं, उसको अगर आप ले आते तो वो एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता। तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि एक कैटेगरीज में आर्टिफैक्ट एंटिक्यूट्स जो होती है उसके एक कैटेगरीज में है, मतलब है कि इसको आप कहीं भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्शन के तौर पे कंसीडर किया, अपवाद के तौर पे, और इस 4 रेलिक्स को भेजे। टोटल की अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने रेलिक्स हैं गौतम बुद्धा के, तो टोटल 12 रेलिक्स हैं और दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है। ये बात भी क्वेश्चन में आ सकती है घुमा फिरा करके। तो 12 रेलिक्स में 4 रेलिक्स को लेकर के जाया गया है, और कितने दिनों के लिए जाया? 11 दिन के बाद फिर इनको वापस ले आया जाएगा सही सलामती से। क्लियर? तो गौतम बुद्धा, तो ये भी अपने आप में एक करंट अफेयर है। तो गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड ये करंट अफेयर था, इस वजह से मैंने इसको आपको लिखवा दिया, ठीक है। क्लियर? ओके। अगर और एक बात जाननी है तो मैं ये भी एक लिखा देता हूँ साथ में। लोसार फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बेसिकली लद्दाख और तिब्बत में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है? एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ राजा राम मोहन राय। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस बार 22 मई 2022 को राजा राम मोहन राय की 250th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, आपको ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, किसने मनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेटेड द
250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन राय ऑन 22 मई 2022। इसका मतलब उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। ठीक है, तो 250 साल हो गए उनके। तो जाहिर सी बात है कि इवन हिस्ट्री में भी अगर क्वेश्चन निकलेंगे तो राजा राम मोहन राय के जीवन से क्वेश्चन निकलने की बहुत भारी संभावना है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसका जन्म, किस सोशल रिफॉर्मर का 250th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, और ऑप्शन में आपको 4 दे दिया जाएगा, तो आपको टिक करना है राजा राम मोहन राय। 22 मई, ये भी आपको डेट याद रखना है। करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेलिब्रेट किया, और ये सेलिब्रेशन कहाँ पर हुई है? ये हुई है आपको बंगाल में, कोलकाता। करेक्ट। यहाँ पे राजा राम, सॉल्ट लेक पे एक जगह है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी है, जहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक स्टैचू भी इंस्टॉल किया है इसी दिन, ये भी बात याद रखिएगा। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो आपको भी पता है कि ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ 18th सेंचुरी। ये सुनो, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, इसलिए इनको कुछ बातें कही जाती हैं, इनको नाम दिया जाता है। एक, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनासा। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रेनासा का मतलब होता है पुनर्जागृति, रीबर्थ, जहाँ पे लोग अपनी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से निकल करके साइंटिफिक माइंडसेट, रियलिटी की तरफ जब बात करते हैं, उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम इंडियन रेनासा बोलते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन रेनासा इज कंसीडर्ड टू बी द राजा राम मोहन राय। दूसरा, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी बात याद रखिएगा। अब ये मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है, बट ये किसने कहा था इनको कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। तीसरी बात, राजा राम मोहन राय को और क्या कहा जाता है? इनको राजा का टैग जो है, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल एम्परर अकबर टू, वो वाले अकबर नहीं, अकबर टू ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। ठीक बात है, क्लियर? ओके। देखिए, इनका जन्म हुआ था हुगली में, राधानगर नाम का एक जगह था जहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, और इनके पिताजी का नाम था रामाकांत रॉय। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और माँ का नाम था तारिणी देवी। ये बॉर्न कहाँ हुए थे? बंगाल में, एक अपर ब्राह्मण फैमिली में हुए थे, बट ऑर्थोडॉक्स में थे, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया था जब ये बहुत सारे चीज़ों के खिलाफ बोलने लगे, जैसे कि ही वॉज अगेंस्ट सती सिस्टम जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, करेक्ट। ही वॉज अगेंस्ट आइडलेट्री, मतलब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, करेक्ट। किसको सपोर्ट करते थे? ही यूज्ड टू सपोर्ट विडो रीमैरिज। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे। प्लस ये कहाँ रिफॉर्म की? ये तीन रिलीजन में रिफॉर्म चाहते थे, हिंदू, मुस्लिम प्लस क्रिश्चियनिटी, सब में। इसलिए सभी के बारे में बातें करते थे जो उनके रिचुअल्स में गलत होते थे, जो उनके सिस्टम में जो भी एक अंधविश्वास थी, सुपरस्टिशन था, उसके खिलाफ ये लड़ाई करते थे। अब इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से, फ्रॉम हिज एफर्ट, यू नो दैट 1829 में बंगाल सती एबॉलिशन एक्ट पारित किया गया था। एबॉलिशन एक्ट वाज किया गया था कब? 29 बाय विलियम बेंटेक, वेरी इंपॉर्टेंट, 1829। और ये उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो इनके एफर्ट्स से ये ख़त्म हुई थी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बंगाल सती एबॉलिशन एक्ट, ठीक है, बाय विलियम बेंटेक। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर लिखी थी जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज़पेपर, इवन अगर मैं इनको कहूँ कि इनका फर्स्ट लिटरेरी वर्क क्या था, तो वो थी तुफ़त उल मुहाइदीन, ठीक है। तो तुफ़त उल मुहाइदीन इनकी फर्स्ट लिटरेरी वर्क थी राजा राम मोहन राय की। नाउ आते हैं दूसरा, संवाद
कमुदी, संवाद कमुदी, ये बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ये क्या थी? न्यूज़पेपर, जो राजा राम मोहन राय। और एक बात याद रखिएगा, संवाद कुमुदी इज़ द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर रिटन इन इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली पहली अखबार थी ये संवाद कौमुदी, ये याद रखिएगा। 1 साल के बाद, ये कब लिखी गई थी? 1803 में, ठीक है। संवाद कौमुदी के बाद जो इनका इम्पोर्टेंट एक वर्क था वो था मिरतुर अखबार, मिरतुर अखबार, करेक्ट। ये किस लैंग्वेज में थी? पर्शियन। तो ये पर्शियन या पर्शियन लैंग्वेज में भी, किसी फॉरेन लैंग्वेज मतलब पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाने वाली पहली अखबार थी। ये भी बात आप याद रखेंगे, क्लियर है। प्लस इनको बहुत सारे 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पता थे, करेक्ट। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ पे इनकी डेथ कहाँ होती है? ही डाइड इन ब्रिस्टॉल। अब ब्रिस्टॉल से भी एक करंट अफेयर निकलेगा, और ब्रिस्टॉल कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। वहाँ पे इनका घर था, वहीं पे मेनिंजाइटिस की वजह से इनका निधन हो जाता है, करेक्ट। तो ये इनका बेसिकली एजुकेशन से लिटरेरी वर्क थी। संवाद कौमुदी, मिरतुर अखबार, तुल्फत उल मुहाइदीन, ये इनकी लिटरेरी वर्क थी। अब आते हैं बात इनके एजुकेशनल रिफॉर्म पे कि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है। एजुकेशनल रिफॉर्म देखिए, सबसे पहले 1817 में इन्होंने क्या स्टार्ट करा था? इन्होंने स्टार्ट किया था हिंदू कॉलेज विद द हेल्प ऑफ डेविड हरे, करेक्ट। 5 साल के बाद 1822 में इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट करा, एंग्लो वैदिक स्कूल, करेक्ट। जस्ट फिर 4 साल के बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना करी, करेक्ट। और फिर 4 साल के बाद इन्होंने स्कॉटिश जॉर्ज कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। 1830 में अलेक्जेंडर डफ, आपको याद अगर ये भी लिखना है, विद द हेल्प ऑफ अलेक्जेंडर डफ। अब इसका नाम पहले स्कॉटिश जॉर्ज कॉलेज नहीं हुआ करता था, इसका कॉलेज का नाम समथिंग कुछ असेंबली कॉलेज था, इंपीरियल असेंबली कॉलेज लाइक दैट, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कॉटिश जॉर्ज बाद में इसका नाम रख दिया गया था। और ये कॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई करे थे, स्कॉटिश जॉर्ज कॉलेज बंगाल में, क्लियर है। यहीं से वो पढ़ाई करे थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तो ये इनका एजुकेशन से डेवलपमेंट 4 इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने करी थी। 1870 हिंदू कॉलेज, 1820 एंग्लो वैदिक स्कूल, वेदांता कॉलेज एंड स्कॉटिश जॉर्ज कॉलेज विद द हेल्प ऑफ द अलेक्जेंडर डफ। नाउ कम टू द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ राजा राम मोहन राय। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्टार्ट करी थी, आत्मीय सभा, ही established the आत्मीय सभा एंड लेटर ऑन इन 28 he established ब्रह्म समाज, बाद में ये ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज हो गया। केशव चंद्र अलग होकर के टूट करके केशव चंद्र सेन ने इसको आदि ब्रह्म समाज कर दिया गया, बाद में ये और टूटा, ठीक है। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, क्लियर। तो ये इनका सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी थी, एक तो आत्मीय सभा 1814 में और 1828 में ब्रह्म समाज। ये याद रखने वाली बात है, क्लियर। तो राजा राम मोहन राय इस बार उन्होंने 250th बर्थ से यानी 250वां वर्षगांठ इनके जन्मदिन का है, तो इससे अपने आप में एक क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। प्लस ये अंग्रेज़ों के यहाँ क्लर्क थे, बाद में इनको प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें खैर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर आऊँगा और
ज़्यादा डिटेल और करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं एक दिन में कोशिश करूँगा कि 2 इस तरीके के करंट अफेयर लेकर के आऊँ जहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड और डीप में जा करके आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे, तो आपको वो बातें पता चलेगी। मैं चाहता तो अभी और भी करा सकता था, अरविंदो घोष के बारे में करवा सकता था, क्योंकि अभी करवाऊँगा। वो भी 150th बर्थडे उनका सेलिब्रेट किया गया, 150th बर्थडे अरविंदो घोष का सेलिब्रेट किया। वो अभी अपने आप में एक नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके बारे में भी बताना है, उनकी न्यूज़पेपर क्या थी एटसेट्रा, उनका डेवलपमेंट क्या था एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, वो भी बताना है। बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे डायनेमिक्स निकलेंगे, जहाँ से क्या होगा कि आप एक बार अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, बहुत सारे उसके इर्द गिर्द जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, स्पेशली फॉर बीपीएससी, स्पेशली फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।